नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने लालू प्रसाद की सरकार में मुख्यमंत्री आवास पर किडनैपिंग की पंचायती का आरोप लगाया है। मांझी ने आरोप लगाया कि आरजेडी सरकार में अपराधियों से मुख्यमंत्री आवास में नेगोशिएशन होता था। मांझी के आरोप पर बिहार की सियासत और ज्यादा लहर गई है। आरजेडी सरकार में अपराधियों से मुख्यमंत्री आवास में होता था नेगोशिएशन। ये हम नहीं कह रहे, अब तक का ये सबसे बड़ा आरोप लगाया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने। मांझी ने क्या कहा है, खुद सुनिए। समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हो नेगोशिएशन होता था। आज वैसा नहीं हो रहा है। मांझी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। मांझी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया, वो भी बताएंगे। पहले बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुनिए। नीरज कुमार ने मांझी से भी 2 हाथ आगे बढ़कर आरोप लगा दिया कि 2005 से पहले आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री आवास से अपहरण हुए व्यक्ति की रिहाई होती थी और मुख्यमंत्री आवास में ही अपहरण के मामलों में अपराधियों से नेगोशिएशन होता था। याद करिए न वो दिन जब बिहार में डॉक्टर किडनैप हुआ करते थे और लालू जी के आवास से उन डॉक्टर को छोड़ा जाता था। वहां पैसे लेकर, वहां पंचायती होती बैठती थी, पैसे लेकर छोड़ा जाता था। जीतन राम मांझी के अब तक के सबसे बड़े आरोप पर कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने पलटवार किया है। जीतन राम मांझी जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं और एक मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान दे, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। मांझी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि बढ़ते अपराध पर पर्दा डालने के लिए मांझी जैसे एनडीए के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या मांझी जी तथ्य के साथ ये बोल सकते हैं कि राबड़ी आवास में या राजद के लोग अपराधी लोग को संरक्षण देते हैं? अगर ऐसा थे तो इतने दिनों से उन्होंने क्यों नहीं पकड़वाया? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पे दोषारोपण करना बंद करें। 13 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर अपराध के मुद्दे पर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा था। तेजस्वी ने हाल के दिनों में हुई घटनाओं की एक लिस्ट भी जारी की थी और यहां तक कह दिया था कि यादव जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी के इन्हीं आरोपों के बाद एनडीए नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया और ये याद दिलाने लगे कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में बिहार का क्या हाल था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और गया से एलन लेली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान का खतरा बताया है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधा। पप्पू यादव ने पूर्व विधायक और कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजिंदर, खगेंद्र और कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें झूठे रंगदारी के केस में फंसाया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें मरवाने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन पप्पू यादव इससे डरने वाला नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। षड्यंत्र में सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे कुछ पदाधिकारी बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, यहां से पटना तक इन्वॉल्व है। पटना में बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता के कोटे पर मीटिंग भी, यहाँ के कई पूर्व जनप्रतिनिधि लोग उनको लेके गए। कई 2 बिजनेसमैन है जो इसमें साथ इन्वॉल्व है। तो आप जितनी साजिश करना हो कर लीजिए, मरवाने की साजिश हो रही है वो भी कर लीजिए। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने पूर्णिया, कोसी, सीमांचल की जनता के साथ जाति की है। आप लोगों ने जनता को लूटा है, आप लोगों ने जनता पर बोझ दिया है, नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई मलाल नहीं, जितना साजिश रचना हो रचिए आप। हमारी लड़ाई माफिया के खिलाफ है, ब्रोकर के खिलाफ है, दलाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मेडिकल सिस्टम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगा।
पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है, मरवाने की साजिश का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें रंगदारी के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पप्पू यादव के इस बयान से सियासी बवाल भी मच गया है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि बिहार में कानून का राज है, न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। इस मामले में भी इंसाफ होगा। तो कांग्रेस ने पप्पू यादव के मामले को प्रशासन को गंभीरता से लेने की बात कही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव जी ने भी अपना पक्ष रखा है कि नीतीश कुमार जी का शासन है, न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। पूरे मामले की गहन तफ्तीश होगी और निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सांसद पर जब आरोप लगा है, इसकी गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को और जांच करनी चाहिए और जांच के बाद ये निर्णय करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को फंसाने के लिए, वो भी सांसद को फंसाने के लिए अगर कोई जानबूझ के केस किया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पप्पू यादव माननीय सांसद हैं और माननीय सांसद को किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई बात है तो उसकी आधिकारिक जानकारी वो बिहार की सरकार को दें। पप्पू जी, बिहार में तो आम आदमी भी सुरक्षित है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का शासन है और माननीय सांसद की तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी बिहार की सरकार की है। आप निश्चित रहें। देखिए, जो आरोप वो लगा रहे हैं तो वो उसमें क्या सत्यता है नहीं है, कानून अपना काम करेगा। और जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर उनका आरोप है, उनके परिवार के शासन को तो इस बिहार ने भोगा है। तो लोग सब समझ रहे हैं, इत्मीनान रहें, कानून का राज है, कानून का डंडा सब पर समान रूप से चलेगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव के एक बयान से सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि लगातार यादव समाज के लोगों को गोलियां मारी जा रही है। यादव को टारगेट करने के तेजस्वी के बयान पर वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने जंगल राज की याद दिलाते हुए तेजस्वी पर पलटवार किया। खगड़िया से एलजेपी आरवी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा, अपराधियों का जातिकरण ठीक नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपराध की व्याख्या जाति पर करने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया है। सवाल यह भी है कि क्या अपराध में भी तेजस्वी यादव जाति और धर्म देखेंगे? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी अब जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया। और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए। वो अपराधी है। सैकड़ों हजारों हत्याएं जाति के नाम पर कराने वाले लालू जी के सुपुत्र को आज जातियों की चिंता हो रही है। यादवों की हत्याएं करवा रहे हैं कि यादवों में डर पैदा हो, आक्रोश पैदा हो और वो अपना वोट बैंक बना रहे। इन्हीं हत्याओं के केस में तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा। ठीक से जांच हो गई तो राजद के नेताओं को एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि उनके समय में एक जाति विशेष के लोग ही बदमाशी, अपराध और रंगदारी करते थे। हालांकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अतः उसको जातीय रंग देना बंद कर दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, कोई भी अपराधी वारदात करने से पहले 100 बार सोचता है। पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय खाली होगा। बिहार सरकार एलजेपी कार्यालय वापस लेगी। दरअसल 2019 से इस भवन का रिन्यूअल नहीं हुआ है, जिसके बाद बिहार सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। पशुपति पारस गुट इस आवास का इस्तेमाल कर रही थी। रामविलास पासवान के समय से ये भवन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित हुआ था। वक्त का एक दौर था जब यह आवास रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता था। फिर परिवार और पार्टी टूटने के बाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास ये आवाज चला गया। हालांकि एक बार फिर चिराग पासवान को उनका पुराना घर वापस मिल सकता है। एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस आवाज को लेने के लिए आवेदन दिया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। वन व्हीलर रोड एक वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहचान हुआ करता था, क्योंकि वन व्हीलर रोड पर ही लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय स्थित है। आज भी ये पार्टी कार्यालय है। आज भी इस पार्टी कार्यालय से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां हुआ करती है। लेकिन एक वक्त था, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार के साथ जब भी वो पटना रहते थे, यहाँ रहा करते थे। हालांकि बीच में पार्टी टूटी, परिवार टूटा और उनका परिवार दो हिस्सों में बट गया, पार्टी भी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उनके भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, तो दूसरी तरफ उनके बेटे चिराग पासवान। और ये वही जगह है जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। तमाम पार्टी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी गतिविधियां यहां पे वो किया करते थे। लेकिन जैसे ही पार्टी टूटी, ये जो सीट है जो रामविलास पासवान की हुआ करती थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहां बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से वो बात करते थे। हालांकि पार्टी टूट चुकी थी, चिराग पासवान इस पार्टी से अलग हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ये पार्टी कार्यालय, या यूं कहें कि ये आवास जो कभी रामविलास पासवान का हुआ करता था, चिराग पासवान को मिल सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से इस पार्टी कार्यालय, पार्टी आवास के आवंटन को रद्द कर दिया गया है। ये नवीनीकरण नहीं होने के कारण पशुपति कुमार पारस जिस आवास में रहते हैं, जहां से पार्टी की तमाम गतिविधियां वो करते हैं, इसका आवंटन रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में जो दूसरी तरफ जो उनके भतीजे हैं, यानी चिराग पासवान, जिनके पास अभी 5 सांसद है, पार्टी कार्यालय, पार्टी आवास पर वो अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की तरफ से साफ तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि जैसे ही ये जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी आवास है, जिसका आवंटन रद्द किया गया है, उनकी तरफ से ये आवास और पार्टी कार्यालय लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। उनकी तरफ से लेटर भी दिया गया है ताकि उनकी पार्टी को यह आवास आवंटित किया जाए। लेकिन अब भविष्य में ये आवास और पार्टी कार्यालय एक बार फिर से चिराग पासवान के पास जा सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 724 करोड़ की स्वीकृति हुई है। राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन किया गया है। राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में 4% तक का इजाफा किया गया है। वहीं 22 एएनएम स्कूल और 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के संचालन को लेकर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के कुल 247 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए। तो 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार। वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है वो 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराया भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसका भुगतान होगा 30 दिन, और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको